हमने देखा था स्वर और व्यंजन। अब इन स्वर व्यंजन के बाद हम देखेंगे, हमारी जो अगली स्लाइड है वो है व्यंजन और उसके भेद हो गए थे। उच्चारण के आधार पर हमने वर्गीकरण देख लिया था, कंठ से, ताल से, दंत से। अब अन्य वर्गीकरण देखते हैं, व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण और क्या क्या होता है। अन्य वर्गीकरण में आएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प, ये मूल मुख्य रूप से तीन और अलग से वर्गीकरण रहते हैं। तो हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में किस प्रकार से वर्गीकरण होता है व्यंजनों का। तो इसमें क्या होता है कि उच्चारण में खर्च होने वाली सांस, जो ब्रीथ होती है आपकी, कौन सी श्वास, उच्चारण में जो खर्च होने वाली श्वास है वो अगर कम है तो अल्प प्राण, अगर वो ज़्यादा सांस लग रही है आपकी तो वो होगा महाप्राण हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो और इसको अच्छे से हम एक सिंपल सा नियम होता है कि जो भी अल्प प्राण ध्वनि में अगर ह जोड़ते तो वो महाप्राण ध्वनि बन जाती है। ह मतलब ये ह, आधा ह जोड़ दो तो वो महाप्राण ध्वनि हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक नियम रहता है 3 और 5 का नियम। मतलब अगर हिंदी के वर्गीय व्यंजनों में जो हमने 5, 25 जो थे ना, वैसे अगर वर्गीकरण में अगर हम देखा जाए तो उसमें जो पहला और तीसरा और जो 5वें स्थान पे जो आते हैं, इसको बोलते हैं अल्प प्राण। और उसके अलावा जो बचे, कौन से बचे, दूसरा और चौथा, ये होंगे आपके महाप्राण। सिंपल है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। जैसे क, क जो है, क आपका रहेगा अल्प प्राण, पर दूसरे नंबर पे आ गया ख, क, ख। आप देख ही सकते हो कि क में है ना कम ध्वनि लग रही है और ख में ज़्यादा ध्वनि लग रही है, तो ये महाप्राण हो गया। क, ख, फिर ग, ग के बाद आ गया घ, महाप्राण हो गया। सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। फिर आते हैं सघोष और अघोष व्यंजन। इसका अंतर भी सिंपल सा बात है, उच्चारण में कौन कितना फ्रिक्शन वो निकलना है। कंपन, कंपन को क्या बोल सकते हैं अपन, वाइब्रेशंस बोलते हैं ना वो। सघोष और अघोष मतलब आवाज़ कैसी भारी हो रही, कैसी कम हो रही है। अघोष में कम होता है, अघोष में लो होता है ना, और सघोष में ज़्यादा होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन बोलते टाइम, ठीक है। इसमें भी सिंपल सा है फंडा है कि जो पहले दो व्यंजन होंगे वो अघोष होंगे और अंतिम तीन होंगे सघोष होंगे। अघोष होंगे पहले दो, एक और दो, और बाकी के 3, 4, 5 ये होंगे सघोष होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो अभी हमने देखे थे संख्या में 4 होते हैं, वो उनको देखते हैं। एक उसमें आता है, ये बहुत एग्जाम में भी कभी भी आ जाता है, जैसे सछत्री का, ये कैसे बनता है, ये बनता है क प्लस श, इससे बन के बनेगा क्षत्रिय का। उसके बाद ग ज्ञानी का, ये बनता है ज आधा प्लस य पूरा। उसके बाद में आता है त्र त्रिशूल का, ये बनता है त आधा प्लस र पूरा, त्र। उसके बाद श्र श्रमिक का, ये बनता है श आधा प्लस र पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपने संयुक्त व्यंजन। कुल मिला के व्यंजन पूरे कंप्लीट हो गए, जो 45 व्यंजन थे वो पढ़ लिए हमने, और प्लस हमने पढ़े 12 स्वर पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह पे देखेंगे, अयोगवाह भी क्या हो, अभी हमने देखा थी ध्वनि 3 होती, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, तो ये भी एक प्रकार की ध्वनि होती है। ये पर ये ना स्वर है ना ये व्यंजन है, ये तो इनकी गति स्वतंत्र नहीं होती। ये स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी गति स्वतंत्र नहीं, और व्यंजन इसलिए नहीं क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं, उसके पहले नहीं आ सकती। तो ये 3 ध्वनियाँ होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। सिंपल सी बात है, 3 ध्वनियाँ होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार को बोलते हैं एक नासिक ध्वनि, मतलब इसका उच्चारण नाक से होता है, नासिक ध्वनि होती है। अनुस्वर मतलब स्वर के बाद आने वाला, जो नाक, जैसे गंगा, गंगा में यहाँ पे बिंदी आ गई तो ये अनुस्वार आ गया।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग, फिर ये गा, ये भी गंगा ही है। ठीक है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन का पांचवा वर्ण होगा, है ना। ग, ये गंगा लिखा, बिंदी लगा दी यहाँ पे, पर अगर से ग, क, ख, ग, घ, ण, उसके ये हो गया अपना अनुस्वार के फॉर्म में। ठीक है। ठीक, हम और समझते से गंजा लिखा मैंने, ग के ऊपर बिंदी लगाई, गंजा, ग वाला वर्ण लिखा, गंजा, तो गंजा। इसके बाद कौन सा ज वर्ण आया, है ना, ज वर्ण के तथ, ज, च, छ, ज, ज, न्य, ये आधा, फिर जा, गंजा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा अनुस्वार। ये सिंपल सा नियम होता है, पाँचवें नंबर का जो आता है, अगर कोई ये लिखा है गंगा, तो इसमें जो पीछे का जो है, इसका जो पंचमा अक्षर लगा दो तो वो अनुस्वार हो जाएगा। अब आते हैं अनुनासिक। ये भी नासिक ध्वनि है, नाक से निकलती है ये, जो स्वर के साथ बोली जाती है। अनुस्वार मतलब स्वर के बाद, और अनुनासिक मतलब स्वर के साथ, साथ बोली जाती है इसको। ठीक है, स्वर के साथ बोला जाता है। इस संकेत के रूप में अ और आ, चंद्र बिंदु, इसमें कहीं ना कहीं आपको समझना हो तो कहाँ उसमें संकेत के रूप में अ होगा, आ होगा, चंद्र बिंदु होंगे, वो ए और ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बांस, ये अनुनासिक हो गया। जैसे जोक, ठीक है, यहाँ अनुस्वार नहीं लगा, यहाँ अनुनासिक लगा हुआ है। ठीक है। बांस और जोंक, विसर्ग हम देखते हैं, अगला अगला योग वह होता है। यह एक प्रकार की ध्वनि होती है जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह, जैसे कोई भी स्वर के बाद आधा ह, ये इसको विसर्ग कहते हैं। इसकी गणना है ना ध्वनि के रूप में की जाती है। पर जैसे मैंने इसको लिखा दुख, दुख, फिर लिखा प्राय, प्राय ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अतः, 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 ये हो गया आपका विसर्ग। ठीक है। पर अगर हम वर्णमाला में देखें तो वर्णमाला में विसर्ग को नहीं ले लेते, तो अनुस्वार और अनुनासिक, तो अयोगवा कितने बचे? दो बचे। तो हमने एक तरह से ध्वनि पढ़ लिया है। मतलब जो पहली यूनिट जो थी कोई भी भाषा पढ़ने की, उसमें हमने हिंदी के बारे में जो देखा था वो था उसका ध्वनि। तो हमने इसकी ध्वनि पढ़ ली है। ध्वनि में हमने पढ़ा स्वर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन पढ़े, व्यंजन के बाद हमने पढ़ा अयोगवा, स्वर व्यंजन अयोगवा, ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है शब्द व्यवस्था।